है मुझे कि मैं नारी हूं, अकेली ही सब पर भारी हूं। तोड़कर सारी बंदिशें पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। गर्व है मुझे मैं नारी हूं, अकेली ही सब पर भारी हूं। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं, पूर्वा राय। जी हां, आज के दिन हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जी, हफ्ते की शुरुआत तो है ही, क्योंकि सोमवार है और आपके लिए नमस्कार एमपी लेकर आता है बहुत सारे विषयों की जानकारी। जी हां, यहां पर होते हैं मनोरंजन, हम घुमाने ले जाते हैं आपको सैर पर और देते हैं बहुत सारी जानकारियां अलग अलग विषय पर। तो आज के दिन भी बहुत कुछ जानकारियां आपके लिए संजो कर लेकर आई हूं मैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा कार्यक्रम एक और मायने में बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अब जबकि 8 बज चुके हैं, 8 बजे से 9 बजे तक मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगी और हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। जो भी हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, उनके विषय के अनुसार आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, उनका हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारा फोन नंबर नोट करना होगा। तो चलिए लिख लीजिए हमारे फोन नंबर, जो कि हैं भोपाल के लैंडलाइन नंबर के साथ में 07552660049। ये हमारा लैंडलाइन नंबर, साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है। जी हां, बिल्कुल निशुल्क नंबर है ये, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, जो कि है 1800233040। ये तो हुए फोन नंबर्स। चलिए अब आ जाते हैं आज की तिथि पर। तो आज का पंचांग क्या कहता है उस पर भी नजर डाल ली जाए। विक्रम संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, नवमी है तिथि, 4 मार्च 2024 है तारीख, दिन है सोमवार। जी हां, आज के दिन 4 मार्च के दिन जिन भी हमारे दर्शकों का जन्मदिन है, जिनकी भी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत सारी बधाइयां देता है दूरदर्शन परिवार। इसके साथ ही दर्शकों, आज 4 मार्च को है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। चलिए आगे बढ़ लिया जाए और देखते हैं कि तिथि क्या है, क्योंकि हर तारीख अपने अंदर इतिहास में कुछ ना कुछ एक विशेषताएं समाई हुई रहती है। तो देखते हैं कि इतिहास क्या कहता है 4 मार्च के दिन। 1675 सिखों के 10वें धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर जी को शाहजहां के अधिकारियों ने जिंदा जलाकर शहीद कर दिया था। इसे सिखों के बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर बात की जाए 1849 की, भारत में महिला शिक्षा के अग्रणी के रूप में बैथ्यून कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1948 भारतीय राजनीतिक शचीन्द्र नाथ बनर्जी की मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन हमने उन्हें खो दिया था। अब आ जाते हैं, बात करें 1952 की। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पदवी आज ही के दिन संभाली थी। देश की बागडोर इन्होंने संभाली थी, देश को नई राह दी थी। 1961 भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के रूप में बेलफास्ट में विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा शामिल किया गया था। अब अगर बात की जाए 1982 की, भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट विश्व कप फाइनल में जीत हासिल की थी। देश इस पल को कभी नहीं भूल सकता जब देश इन खिलाड़ियों ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। तो सारा देश इन पर गर्व महसूस करता है और आज भी इस पल को मनाया जाता है। हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं इस पल को सोचकर। चलिए आ जाते हैं एक विचार की ओर, एक विचार जो कि हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है, हमारे जीवन को नई राह दे सकता है और पूरे दिन को तरोताजा करने के लिए एक छोटे से शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जान लिया जाए कि आज का विचार क्या है। हार और जीत यह आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ये शब्द हमें दिए थे गुरु तेग बहादुर जी ने। जी हां, जिंदगी बहुत आगे चलती है, हमें इसको नई दिशा देनी होती है। अगर मन से हार जाए व्यक्ति तो कुछ नहीं हो सकता और मन से जीत जाए तो दुनिया जीत जाए। जी हां, इसी विषय को आगे लेते हुए आज हम बात करेंगे महिलाओं पर, महिला सुरक्षा पर, महिला अधिकार पर। तो क्यों ना आज के हम आपको टॉपिक बता दें, महिला अधिकार और सुरक्षा, साथ ही साथ
महिला सशक्तिकरण। तो जो पहला हमारा टॉपिक है महिला अधिकार और सुरक्षा, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं श्रीमती श्रद्धा जोशी मैडम। ये असिस्टेंट डायरेक्टर एडिशनल एसपी एमपी पुलिस हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, धन्यवाद जी आपके आने के लिए। साथ ही साथ दर्शकों, आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ दामिनी की आवाज़ की अध्यक्षा से, जो कि आज बताना चाहती हैं कि महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से हो सकता है। ये हैं श्रीमती अनीता आर्य जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। तो सबसे पहले क्यों ना हम बात करें अपनी एसपी साहिबा से और इनसे जानें कि मैम आप ये बताइए कि महिला सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, हम क्यों सिर्फ महिला को ही सुरक्षा क्यों प्रदान करना चाहते हैं? महिला सुरक्षा का जैसे अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो एक तरफ हम जहां कुछ एक सोसाइटी देखते हैं जहां पे बहुत एक सशक्त रहती हैं महिला, बहुत सारे ट्राइबल्स में अगर हम देखें तो उनको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, न केवल निर्णय लेने की स्वतंत्रता लेकिन वित्तीय अधिकारों की भी उनको स्वतंत्रता है और वित्तीय अधिकार भी उनके पास रहते हैं। लेकिन हम समाज में अगर देखें तो एक पितृसत्तात्मक समाज की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है वो नहीं है। उसके साथ ही साथ उसकी मानसिक सुरक्षा, उसकी शारीरिक सुरक्षा और उसकी वित्तीय सुरक्षा, जिसमें कि वो आत्मनिर्भर बन सके, ये जब चीज़ें आ जाती है तो इससे हमको लगता है कि नहीं, महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको अपने आप में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, हमारे देश बहुत आगे बढ़ चुका है और अब तो क्योंकि पूरी दुनिया में हमने अपना लोहा भी मनवा दिया, लेकिन फिर भी आज देश उसी सोच पर है कि एक महिला को सुरक्षा की जरूरत है। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है, हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। चलिए आ जाते हैं अनीता जी के पास में। अनीता जी, आप इतना अच्छा नेक काज कर रही हैं, महिलाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, उनको सशक्तिकरण प्रदान कर रही हैं, तो महिला को सशक्तिकरण किस प्रकार से दिलवाया जा सकता है? एक्चुअली पूर्वा जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण है क्या। जी, महिला सशक्तिकरण एक्चुअली क्या है, हम देख रहे हैं हमारे देश, तो हमारा जो भारत देश है शुरू से ये पुरुष प्रधान देश रहा है। तो जो लैंगिक असमानता है, लैंगिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। अगर हम साधारण भाषा में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसमें ये होना चाहिए कि महिला को परिवार और समाज की जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया है, बांध दिया गया है, तो वहाँ पे उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो हम चाहते हैं महिला सशक्तिकरण को इसलिए बल दिया जा रहा है आज के सिनेरियो में कि महिलाएं अपनी खुद की निर्णय लें और निर्माता वो खुद बने अपनी चीज़ों को लेकर। तो इसी को उद्देश्य में रख के हमारी गवर्नमेंट, हमारा सरकार, हालांकि पहले बाबा साहब के ज़माने से ही महिलाओं के लिए अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन उनका जो वो जो मतलब कहना चाहिए उसमें कि महिलाएं उसका भरपूर उपयोग ही नहीं कर पा रही हैं। हाँ जी। तो महिला सशक्त, हम कहते जा रहे हैं कि महिला सशक्त, लेकिन महिला सशक्तिकरण हो नहीं पा रहा प्रॉपर उसमें, क्योंकि जेंडर की जो इक्वलिटी है वो नहीं हो पा रही है। हम भेदभाव कर रहे हैं, हम असमानता की बात करते हैं ना यहाँ पे कि नहीं, महिला अलग है, पुरुष अलग है, जबकि लैंगिक असमानता खत्म होना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य को रखते हुए हम ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मैम, आप ये बताइए कि हम महिला के अधिकार, जैसे कि अभी मैम ने बात करी, तो महिला के अधिकार का तात्पर्य क्यों है? ये क्यों कहा जाता है कि महिला को ये अधिकार देना चाहिए? क्यों भाई? क्योंकि अगर हम समानता की बात करते हैं तो पुरुष के अधिकार की बात, मतलब उनके पास वो वर्चस्व है कि उनके वो अधिकार हैं, लेकिन महिला के अधिकार से तात्पर्य क्या है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूर्वा जी। जैसे आपने अभी कहा कि अधिकार देने वाला जो एक बात है, आप बहुत सारी हमारे सामने चीज़ें आती है कि नहीं, हमने तो अलाउ किया हुआ है कि वो नौकरी करे जाके। जी। जब अलाउ करना, इट मीन्स कि आप एक अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो अथॉरिटी आप जब होल्ड करते हैं, इट मीन्स कि सामने वाली औरत पर, सामने वाली महिला पर, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी बेटी है, आप उस पर एक अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं, तभी आप उसको अलाउ कर रहे हैं। आप देखेंगे जब हम किसी ऑफिस में रहते हैं, एक हायरार्की में रहते हैं, तो ऊपर वाला बॉस आपके नीचे वाले सबऑर्डिनेट को अलाउ करता है कि हाँ, आई हैव परमिटेड या आई एम परमिटिंग यू टू डू समथिंग। सिमिलरली ये घरों में होता है, तो उसके बाद ही आता है कि नहीं, ये हमने दिया है। इसी टाइप से जब ये चीज़ें आ रही थी, जब महिलाओं का, तो बोलते हैं ना, किसी गुब्बारे को आप बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो वो आखिर में फट जाता है। तो वो चीज़ें जब होने लगी, जब ये दिखने लगा कि नहीं, हरासमेंट हो रहा है, चाहे वो मेंटल हरासमेंट है, चाहे वो फिजिकल हरासमेंट है, तब ये बात निकल के आई कि नहीं, इंसान है,
चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। उसके बाद में ये चीज़ें आई कि जैसे अभी अनीता जी ने भी कहा है कि अधिकार हैं, तो संवैधानिक आधार पे अगर देखा जाए तो संविधान हमारा ये कहता है कि सभी समान नागरिकता का जो अधिकार है, सभी समान है और सभी के जो अधिकार हैं वो समान है। तो उसके बाद हमें ये कहीं ना कहीं होता है कि हमें उन अधिकारों की को परिभाषित करना, चाहे वो स्त्री का हो चाहे वो पुरुष का हो, वो समान अधिकार है उनको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का, अभिव्यक्ति का, जो स्वयं संविधान दे रहा है। और उसके बाद में जो हमारे लीगल राइट्स हमें दिए गए हैं महिला को, कि अगर उसके अगेंस्ट में कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, या उसको शादी के बाद दहेज के लिए कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए उसको अगर अपने अगेंस्ट में हरासमेंट लगता है तो उसको लीगल वे में भी जाने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। जी, बहुत अच्छी बात है। और ये मुझे लगता है आज भी देखने को मिल रहा है। आप बोलिए किसी महिला से कि क्या आप आ सकती हैं, मैं पूछ के बताऊंगी। बिल्कुल, ये वाला जो शब्द होता है ये कहीं ना कहीं टीज देता है एक औरत को कि मैं अपने खुद के मन से कहीं पर अगर मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, कहीं पर जॉब करना है, तो उसके आगे सिर्फ एक छोटा सा शब्द होता है, मैं पूछकर आपको शाम तक बताती हूँ। और ये एक महिला को पीछे ले जाने वाला जो वाक्य है कि उसको खुद को लगता है कि मैं किसी के अधीन हूँ। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में उस महिला को अधिकार होना चाहिए। तो इसी से एक प्रश्न निकल के आता है कि क्या महिला सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान है, कुछ अधिकार उसको बने हुए हैं, सरकार ने कुछ उसको दी हुई है कि नहीं आपके लिए ये प्रावधान है, आप अपनी सुरक्षा के लिए इनको अपना सकते हैं? बिल्कुल, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि संवैधानिक आधार तो सभी को अधिकार सभी को प्राप्त है, समान नागरिक होने का, अभिव्यक्ति का, असमानता के अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी जिसमें कि कास्ट वाइज भी आ रहा है, सब है। उसके अलावा लीगल राइट्स में अगर देखे जाए तो आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, भारतीय दंड संहिता, जो बहुत जल्द हमारे जो नए कानून भी आ रहे हैं उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रावधान हुए हैं। अगर हम स्पेशल कानूनों की भी बात करें तो भी बनाए गए हैं। तो पहले मैं कानूनों पे आती हूँ कि हमारे जो पूर्व के हैं 354 है, आर्टिकल सेक्शन 354 है जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता का, तो वो सेक्शंस बहुत है, लेकिन मैं उसको सम अप इस तरह से करूँगी कि हमारे अगर कोई महिला अगर प्रताड़ित हो रही है, या तो उसकी अस्मिता पर बात आ रही है, या उसकी जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी बात आ रही है, इन सभी के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और 7 वर्ष से लेकर अलग अलग दंडित, कारावास से भी दंडित है, दंडनीय अपराध है, जुर्माना भी है। और बहुत अगर जैसे हमने देखा होगा कि बालिका के विरुद्ध हैं या बच्चों के विरुद्ध हैं, तो वो भी अपराध जो हैं वो कानूनी दृष्टि से अपराध की श्रेणी में श्रेणीबद्ध हैं, और इनके ऊपर उनको उतनी ही जितना भी वो हीनियस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें दंड का प्रावधान है। इसके अलावा भी अगर जैसे महिला को हैरेस किया जाता मेंटली या डाउरी के लिए, दहेज के लिए, तो उनको दहेज प्रताड़ना का भी है, और 498 के तहत मानसिक प्रताड़ना भी शामिल है, और दहेज अधिनियम भी बनाया गया है, दहेज निवारण अधिनियम। और उसके साथ साथ घरेलू हिंसा का जो है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो भी बनाए गए हैं कि अगर मारपीट हो रही है या फिर उन्हें कुछ भी ऐसी चीज़ कही जा रही है जो कि उसकी हैरेसमेंट की दृष्टि से आ रही है, या उसको पीड़ित किया जा रहा है चाहे मानसिक रूप से, या उनके कुछ भी उनके लुक्स पे भी लेके कि आप ऐसी लगती हैं, आप मोटी हैं, या कुछ भी, वो भी आ रहा है। ये तो है हमारे घर की महिलाओं की। अगर कोई महिला वर्किंग है तो सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्क प्लेस जो है कि अगर उनका वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट है, मेंटल टॉर्चर है, तो वहाँ पर भी उन्हें पूरी प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजंस किए गए हैं कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और इस संबंध में कानूनी रूप से सहायता प्राप्त कर सकें। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, और मुझे लगता है हमारी जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सार्थक चर्चा ये है। हम आ जाते हैं अनीता मैडम के पास में। अनीता मैम, ये बताइए कि महिला पुनरुत्थान कब से शुरू हुआ, महिला को क्यों जरूरत पड़ी उस पुनरुत्थान की, और कब से ये हमारे देश में लागू हुआ? एक्चुअली जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे तो पुनरुत्थान तो उस समय से स्टार्ट हो गया था। राजा राम मोहन राय हुए हैं, भीमराव साहब हुए हैं हमारे, इन लोगों ने लड़ाई चालू कर दी थी, क्योंकि आदिकाल में देखा गया है कि महिलाओं को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को ना तो संपत्ति में अधिकार था, अगर महिला विधवा हो जाए तो उसको शादी करने का अधिकार नहीं था, उसको उत्तराधिकारी बनने का अधिकार नहीं था, पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार नहीं था,
बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी, कुरीतियां चल रही थी, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चल रही थी जिसपे महिलाएं मतलब बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार हो रही थी। तो अधिकार कुछ नहीं थे उनको। तो ये जो लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के ज़माने से स्टार्ट हो गई थी, और ब्रिटिशर्स जो थे या अमेरिकन्स थे, जो कैनेडियंस थे, वो बहुत आगे थे हमसे इन चीज़ों में, महिला के अधिकार को लेके। तो उन्होंने भी जब बाबा राव साहब जो अम्बेडकर जी हमारे जो बना रहे थे संविधान के लिए, महिलाओं की जो फाइटिंग उस समय शुरू हो चुकी थी, और उन्होंने काफ़ी साल तक इसके लिए लड़ाई की है। और हिंदू कोड बिल बना उस समय, तब से लड़ाई चल रही थी। और उन्होंने हमारे उसमें सेक्शन में कुछ अधिकार दिए, बहुत सारे 40-50 ऐसे अधिकार दिए जो महिलाओं के हित में थे। तो लड़ाई तो 75 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, और वो बराबर कानून उस समय 50 में हमारा संविधान जब लागू हुआ तो ये सब अधिकार हमें मिल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो पुरुष की जो मानसिकता शुरू से चली आई है औरत को लेके, महिला को लेके, वो यही रही है कि औरत को अधीन रखना जी। तो उसके कारण जो कानून है उनका इतना ज़्यादा बेनिफिट महिलाएं उठा नहीं पा रही हैं, और महिलाओं में खुद में इतनी इंटरनल शक्ति नहीं आ पा रही है, इतना पावर नहीं आ पा रहा कि वो अपने डिसीजंस ले सकें जी। आज मान लीजिए पुरुष अगर उसको एक थप्पड़ मारता है तो वो सहन कर लेती है, वो कभी उसके खिलाफ थाने नहीं जाएगी, आवाज़ नहीं उठाएगी। थाना मतलब बहुत बड़ी बात है, थाने नहीं जा सकते, क्योंकि कानून किसके लिए बना है, नियम किसके बने, हमारे लिए बने ना, हम महिलाओं के लिए बने। तो हम उसका फायदा नहीं उठाएंगे तो कौन फायदा उठाएगा। लेकिन महिलाओं में इंटरनल स्ट्रांगनेस, अंदर से सशक्तिकरण नहीं आ पा, परिवार, समाज, इज्जत, इन सब पर आ जाती है महिला और अपने आप को दबा कर रख लेती है जी। आज एक बच्ची के साथ अगर कुछ शोषण हो जाता है, मान लीजिए हमारी पड़ोस की एक बच्ची का शोषण हो जाता है, तो दूसरा जो पड़ोसी वो दरवाजा बंद कर लेगा कि इसकी प्रॉब्लम है, ये जाने। यही चीज़ गलत हो रही है जी। हम महिला ही महिला की प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। और हम अगर जैसे थाने जाते हैं, मान लीजिए जैसे शोषण का शिकार कोई महिला हो रही है, उसको मारपीट हो रही है, मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे, क्योंकि 15 साल का सफ़र है मेरा, तो मैंने तो ये तक देखा है कि पैर तक तोड़ दिया जाता है, कान तक तोड़ दिया जाता है महिला का, लेकिन फिर भी वो शिकायत करने नहीं जाती है। मैं अपनी संस्था के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं आगे हूँ, आप आओ तो मैं हूँ ना आपके साथ, सहारा बन रही हूँ। लेकिन फिर भी महिलाओं में वो क्षमता नहीं आती, क्योंकि उनको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं टेरर है, डर है, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अगर मान लीजिए आज उनको घर से बाहर निकलना पड़ा तो वो पति पर डिपेंड है, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगी, कैसे रहेंगी, कैसे खाएंगी, बच्चों को कैसे परवरिश करेगी। तो आर्थिक रूप से संपन्न होना और आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाना महिलाओं को सबसे ज़्यादा जरूरी है। और एजुकेशन, अशिक्षा जहाँ रहेगी वहाँ कभी भी महिलाएं स्ट्रांग नहीं हो पाएंगी। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर शिक्षित होना जरूरी है, और हम इसमें आगे भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। मेरे पास बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं। इसी विषय में मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि आपका 15 साल का सफर है, दामिनी की आवाज एक बहुत ही एक नेक काज कर रही है आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। आप थोड़ा सा बताइए आपकी संस्था के विषय में, कैसे आपके पास महिलाएं आती हैं और कैसे उनका आप सपोर्ट करती हैं। दामिनी की आवाज़ संस्था मैंने 2016 में रजिस्टर कराई थी, लेकिन उसके पहले से मैं बिना नॉन रजिस्टर्ड काम करती थी। मुझे शौक था, मतलब मेरे को लगता था कि मैं प्योर हाउसवाइफ तो हूँ, लेकिन समाज के लिए भी हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो चूँकि मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, तो मैं देखती थी कि जब वो लोग स्कूल में जाते हैं तो किस तरह से उनके साथ टीजिंग होती है, छेड़छाड़ होती है, जो बॉयज़ खड़े रहते हैं रोड पे वो कैसे कमेंट्स मारते हैं, तो बच्चियाँ मेरे से शेयर करती थी। सबसे बड़ी बात जो थी कि बच्चियां मेरे से शेयर करती थी। तो मैं चूंकि एक अलर्ट मदर रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता था कि बच्चियों को कैसे समझाना है, कैसे टैकल करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बच्चियां अपनी मदर फादर से शेयर नहीं करती चीज़ें, बाहर उनके साथ क्या हो रहा है वो उस चीज़ को शेयर नहीं करती हैं। और जब हम शेयर करती हैं हमारी बच्चियाँ, तो हम उसके बताते हैं कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को, उसके क्या बेनिफिट, आपको क्या नुकसान हो सकते हैं इन सब चीज़ों के। अब किसी बच्चे ने मान लीजिए रास्ते में स्कूल जा रही है बच्ची, उसने कुछ उस पर छींटाकशी रखी, अब वो बच्ची शाई हो जाएगी, उसका जवाब नहीं देगी। लेकिन हमारा जो घूरना है, हमने जो सीखा है चीज़ें, कि अगर हमने किसी बॉय को अगर घूर के भी देख लिया तो शायद वो वहीं डाउन हो जाएगा, उसको लगेगा नहीं लड़की बोल्ड है। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, तो ये सब चीज़ें देखते देखते मैंने संस्था को ओपन किया। और मैं ये चाहती थी कि एक ऐसी संस्था जरूर बने महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, जहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से आकर अपनी समस्याओं को बता सकें और जिसका उन्हें कोई चार्ज ना देना पड़े। और मैंने कभी किसी चीज का कोई चार्ज नहीं लिया, कितनी भी फाइटिंग की है लड़कियों के लिए। बहुत अच्छा नेक काज कर रही हैं, बधाई की पात्र हैं आप। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं
फोन पर एक और हमारी एक्सपर्ट शोभा लोधी जी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उत्थान पर काम कर रही हैं और इसी विषय पर हमसे चर्चा करेंगी। शोभा लोधी जी, जो कि सीनियर कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं सीहोर से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी को। जी 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 शोभा जी, ये बताइए जी, शोभा जी ये बताइए कि आपकी संस्था काम कैसे करती है महिलाओं के लिए। जैसे कि आपने संस्था का नाम सुना ही होगा, सीपा संस्था है, समाज इन पार्टिसिपेटरी एक्शन सोसाइटी, जो कि सहयोगी विकास में महिलाओं की कैसे भागीदारी को बढ़ाया जा सके। पंचायत हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, चाहे वो कहीं भी कार्य हो रहे हो महिलाओं से संबंधित, या महिलाओं को जहां शामिल नहीं किया जाता वहां सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, ग्राम सभाओं में बढ़ावा देते हैं। पंचायत में जो ग्राम विकास योजनाएं बनती है गांव की, उसमें सहयोगी करते हैं कि महिलाएं आगे ज्यादा से ज्यादा आगे आए और अपना सहयोग करें और अपने मुद्दों को रखें। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो महिलाओं की आय को बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है, जिसमें डॉक्टर की तरह महिलाएं काम करती है। पशु सखी का करीबन साल में वो 1 से 2 लाख रुपए की इनकम कर रही हैं उस काम को करते हुए। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। शोभा जी, एक बात बताइए कि जब महिलाएं वहां पर अशिक्षित हैं, वो घर पर पर्दा प्रथा भी होगी, बहुत सारे बंधनों में बंधी हुई हैं, तब जाकर उनको योजनाएं किस प्रकार से समझाई जाती हैं, उसके लिए क्या किया जाता है? जैसे कि जो ग्रामीण परिवेश में, मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से ही हूँ और खेती बाड़ी भी करती हूँ और मैंने की भी है और आज मैं अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। तो जब हम जाते हैं गांव में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं, वीओस बने होते हैं और उनके घर घर जाके भी हम लोग बातचीत करते हैं। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं बाहर निकलने लगी है, पंचायतों में जाने लगी है, जिले में जिलाधिकारी से बातचीत करने लगी है और बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आप ही बस आखिरी चलते चलते प्रश्न ये बताइए कि जब किसी महिला को आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाती हैं, सशक्त बनाती हैं, तब आपके मन में क्या विचार आता है? पहले जब मैं अपने से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं जब एक महिला थी, जब मेरा खुद का बैंक में अकाउंट नहीं था और मैं अपने आप को एक कमजोर महिला महसूस करती थी, क्योंकि पैसा अगर हाथ में नहीं होता महिलाओं तो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएगी महिलाएं। और हम अगर किसी महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं या जागरूक करते हैं तो वो महिला आगे जाके कुछ बड़ा करके दिखाती है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जिले के लिए, गांव के लिए, और हमारे लिए भी एक मिसाल कायम होती है कि हमने किसी ऐसी महिला के लिए काम किया जो घर से कभी निकलती नहीं थी, पर्दे में रहती थी और आज अच्छा कार्य कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी आपका। जी, आ जाते हैं हम श्रद्धा मैम के पास में। आप ये बताइए कि जब घरेलू हिंसा होती है, किन किन बातों को उसमें अटैच कर सकते हैं कि ये घरेलू हिंसा है? घरेलू हिंसा का अगर हम परिभाषित किया जाए तो कोई भी हिंसा जो कि एक महिला को लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं उसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। हम सबसे पहले अगर करें शारीरिक हिंसा, मारपीट, थप्पड़ या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके शरीर के किसी अंग को प्रभावित करती है, जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट भी है, वो भी घरेलू हिंसा जो कि उसके परिजनों के द्वारा हो रहा है। अगर हम मानसिक का करें तो उसे कुछ किसी भी प्रकार से कमेंट करना या कुछ बॉडी शेमिंग करना या और भी, चाहे दहेज के कि तुम्हारे पिता के यहाँ से ये नहीं आया है या तुम्हारे पिता ने इतना नहीं दिया है, हम तुमको पाल रहे हैं, ये हैं, और तुम ऐसे कुछ भी जो उसके मानसिक स्तर पर उसे प्रभावित करती है, सभी चीज़ें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। और घरेलू हिंसा जब होती है, कहीं ना कहीं महिला, जैसे अभी बात हुई है कि कहीं ना कहीं जब शादी के बाद या अपने परिवार में भी जब एक लड़की को ये कहा जाता है कि तुम एक औरत हो, या ये उन्हें जताया जाता है कि नहीं, और जनरली पितृसत्तात्मक समाज की जब हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें छोटा जब दर्शाया जाता है तो वो चीज़ें भी घरेलू हिंसा का ही एक पार्ट है जी। और ये जो घरेलू हिंसा होती है ये महिला समझ नहीं पाती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा होती है जब तक कि उसको डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना हो। वो बाय डिफॉल्ट होता है ना कि हमने अपनी माँ को भी ऐसे ही करते हुए देखा, उन्होंने उनकी माँ को देखा, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये सहन करना ही है जी, ये मैं जी इसके लिए मैं हकदार हूँ कि ये मेरे साथ होगा ही, जी उसके मन में आएगा। जैसे कि आप देखें कि अभी भी
चाहे वो अभी तो खैर बहुत सारा चल भी रहा है कि चाहे वो जब एक बार घर से बाहर जाती है तो ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप घर का सारा काम करके बाहर जाएंगे जी। और जब वो घर से आती हैं, चाहे महिला पुरुष दोनों एक ही समय पे घर के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि नहीं, अगर एक पानी का गिलास लेकर आना है तो वो महिला लेकर आएगी। और ये खुद भी महिला के कहीं ना कहीं माइंडसेट में है कि मैं जैसे ही आऊँगी मैं अपने शूज़ उतारूंगी, मैं अपनी चप्पलें उतारूंगी और सीधे किचन में भागूंगी, क्योंकि अगर कोई आया हुआ है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे देना है। फ़र्ज़ तक बात आती है तब ठीक है, लेकिन जब ये है कि नहीं आप ही को करना है, चूँकि आप एक महिला हैं, जी जी, वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में वो जो महिला वाला है कि नहीं आप वो महिला हैं, तो वहाँ पर जो है वो एक हिंसा ही है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप उसको ये कर रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं। बस जब काम को महिला और पुरुष के उसमें बांट दिया गया है कि नहीं चौका चूल्हा ये सब महिलाओं का काम है, इवन दो शी इज अर्निंग। जी जी, मतलब जैसे बाहर से भी कहीं से आए, पूरा परिवार आया है, महिला सीधे किचन में गई, जैसे कि आपने बोला भूख सबको लग रही है, लेकिन उसका काम है कि वो सबको पहले खाना दे, फिर चाहे उसके पेट में कभी भी जाए या पानी भी वो बाद में ही पी पाएगी। तो ये भी एक हैरेसमेंट पर ये क्या, ये पीड़िता जो है जब उसके ऊपर कुछ अत्याचार होता है, उस पर हैरेसमेंट होता है, तो क्या सरकार की द्वारा वित्तीय कुछ सहायता भी मिल सकती है? मैम आपसे मैं प्रश्न बाद में करूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, एक कॉलर हैं जी, अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी मैडम जी, मैं श्रद्धा मैडम जी से जानना चाहता हूँ कि बहुत सी महिलाओं को अधिकार है कि न्याय मिल जाए, जल्दी न्याय मिले, किंतु उनको न्याय जल्दी से मिलता नहीं है और वो घुट घुट के जीवन यापन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, कैसे भी उनको जीवन यापन व्यतीत करना पड़ता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, किससे बोलना चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके, आप लोगों की बराबरी कर सके, अच्छे से बातचीत कर सके और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके, इसके बारे में बताएं। जी, न्याय प्रणाली जो है वो थोड़ी सी स्लो तो है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आऊँगी अशोक जी के प्रश्न पे कि क्या क्या अधिकार है। तो जैसे मैंने बताया कि संवैधानिक अधिकार से लेकर कानूनी अधिकार एक महिला को प्राप्त है, जिसके अंतर्गत अगर उसके ऊपर कोई भी वायलेंस हो रहा है तो वो सीधे थाने जा सकती है, या अभी जो नवीन कानून अभी जो होने वाले हैं, इम्प्लीमेंट होने वाले हैं जुलाई से, उसमें ये है कि अगर उसको लगता है तो EFIR का मतलब वो घर बैठे भी अगर वो कंप्लेन करती है तो कहीं का भी थाना क्षेत्र है वो तुरंत उसकी जो FIR है वो पंजीबद्ध होगी थाने से। और कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत, फ्रेंडली पुलिसिंग के अंतर्गत अब एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसपे कि महिला बिल्कुल खुले रूप से जाए और अपनी बात कहे, है ना। अब ये है कि अगर एक महिला को ये है कि नहीं उसको एक महिला अधिकारी द्वारा ही ट्रीट किया जाना चाहिए या अपनी वो समस्या किसी महिला अधिकारी को बताएगी, तो ये भी प्रावधान हर थाने में, केवल महिला थाना नहीं, महिला थाना तो एक बनाया हुआ है, लेकिन हर थाने में महिला अधिकारियों की पोस्टिंग्स की हुई हैं जिसमें कि वो महिला स्वतंत्र रूप से जाकर और वहाँ करेगी। दूसरा, अगर वो बच्चे के साथ जाती है तो चाइल्ड रूम भी बनाए गए हैं जिसमें कि अगर बच्चा है, भूखा है, कुछ है तो उसको फीड करवाने से लेके उसको हम लोग भी बहुत ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि सबसे पहले महिला अगर मानसिक टॉर्चर से ग्रसित है तो वो नॉर्मल हो जाए ताकि अपनी बात कर सके। दूसरा है कि जैसे न्याय प्रणाली का आपने कहा है, तो हमारा तो ये है कि जब जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो भी अपराध है उसकी कितना हीनियस अफेंस उसके साथ हो रहा है या जितना वो प्रताड़ित है, सबसे पहले अगर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे आपका भी प्रश्न आया तो ये हमारे यहाँ पे भी जो पीड़िता है उसको विक्टिम कंपनसेशन स्कीम एक चल रही है, मतलब है जिसमें कि जो भी पीड़ित है उसको कंपनसेट किया जाएगा। जो विद्यार्थी है, जो लीगल एड, वित्तीय सहायता मिल सकती है, जो लीगल एड है वो वहाँ से मिलता है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर रहता है और जो आपका डालसा और सालसा है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ है वो कंपनसेशन के लिए रहते हैं हमारे थाना प्रभारी के पास, या हमारे जब थाने में बात आती है तो हमारे यहाँ से कम्युनिकेट किया जाता है और उसमें उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और दूसरी बात रही कि जैसे न्यायिक में है कि वो वहाँ पर है, अगर मान लीजिए किसी के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो वहाँ पर भी जो रहता है, जो महिला बाल विकास जो विभाग है उसके द्वारा एक जो ऑफिसर है उसको तैनात किया जा रहा है, हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके उपरांत उन्हें एक न केवल राइट टू रेसिडेंट होता है कि वो वहाँ पर रहे, बल्कि वो बहुत अच्छे से रहे, उसको प्रताड़ित ना किया जाए, ये भी पूरा फॉलोअप उस अधिकारी द्वारा लिया जाता है। दूसरी बात है कि इसी संबंध में उसे एक फ्री लीगल एड
कि उसे जो रहता है कि जो निशुल्क आपकी लीगल सहायता है वो भी उसे प्रदान की जाती है। तो ये सारा फॉलो अप भी हम लोगों के द्वारा भी लिया जाता है और जो डिपार्टमेंट है CWT वहाँ से भी हो रहा है। जी जी जी, अब थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, हमें न्याय जल्दी मिलेगा, इसकी आशा हम बिल्कुल रखते हैं मैडम। इसमें मेरा एक सबमिशन और है कि जो नए कानून आए हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ितोन्मुखी है, विक्टिम ओरिएंटेड है। उसमें आपको जो जुडिशरी के जो भी बहुत सारे प्रकरण हैं तो उसमें भी एक टाइम लिमिट की गई है। जैसे हमारे इसमें एक टाइम लिमिट है कि आपको कोई जो प्रकरण है आपको चालान जल्दी पेश करना है, सब वहाँ पर भी एक टाइम लिमिट है कि आपको अब जो सुनवाई है, जो ट्रायल है वो जल्दी होगा और उसका जो निर्णय है वो भी जल्दी आएगा। बहुत अच्छी बात है जी। अनीता जी ये बताइए कि हम जब वर्क प्लेस पे काम करते हैं और हैरेसमेंट होता है, एक औरत को समझ में नहीं आता कि टच करना ही हैरेसमेंट नहीं होता, कुछ कह देना कभी कभी सिर्फ नज़रों से ही होता है, तो ये सब क्या है और उस औरत को उस समय क्या करना चाहिए? देखिए पूर्वा जी, जो वर्किंग प्लेस होता है उसमें महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार से शोषण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल हैरासमेंट। विशाखा गाइडलाइन जो बनी थी हमारी 2013 में, लेकिन उसके पहले की कहानी ये है कि 1992 में एक भंवरी देवी केस हुआ था राजस्थान में। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या था, वो भी एक सोशल वर्क करती थी भंवरी देवी, और उन्होंने एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी। जब उन्होंने बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी तो उनके साथ वहाँ के जो लोकलाइट्स राजनीतिक लोग थे या जो लोकल, जैसे कहते हैं ना हम, गुंडे मवाली, इस टाइप के जो लोग थे, असामाजिक तत्व कहना चाहिए, तो उनने उनके साथ क्या गैंग रेप कर दिया था, है ना। आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा, है ना, सुना होगा, गैंग रेप कर दिया। अब उनकी लड़ाई कौन लड़े? उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ अपने थाने गई, यहाँ गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तब विशाखा एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, NGO थी, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये कोर्ट में अपील की इनके लिए। जब कोर्ट में अपील की तो उनकी सुनवाई हुई और वो सज़ा भी मिली उनको, और तब ये विशाखा गाइडलाइन के तहत 2013 में इसको इम्प्लीमेंट्स किया गया और एक पॉश एक्ट बनाया गया। पॉश एक्ट जो बनाया गया उसका यही है कि वर्किंग प्लेस में जितनी भी महिलाएं हैं उस पॉश एक्ट को वो यूज़ कर सकती हैं, उसमें शिकायत दर्ज कर सकती हैं। और इसके अलावा भी जितने भी वर्किंग प्लेस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, संस्थाएं हों, कारखाने हों, सब जगह एक ICC, एक बोर्ड बनाया गया है, कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अच्छा जी। तो उसमें उस बोर्ड में आप जाकर शिकायत कर सकते हो 3 महीने के अंदर। लेकिन अब चूंकि महिला को ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है, तो वो भी हमें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे किसी को वर्किंग प्लेस में छेड़ना, टच कर देना, या कोई अधिकारी है तो उसको लालच देना अपने एम्प्लॉय को कि मैं आपकी प्रमोशन करा दूंगा, आप मेरे से रात में बात करिए, या पोर्न मूवीज भेजना उसको, या कुछ गंदे अभद्र टाइप के मैसेज उसको कन्वे करना, है ना। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको चुटकुले भेज देना गंदे वाले, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल कितना क्या क्या भेज देता है इंसान। तो ये सब चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं। तरक्की रुकवाने के लिए, या वर्किंग ज़्यादा आवर्स लेना है उनको, अगर महिलाएं हैं तो उनको अधिकारी ने बोला कि आप रुकिए 2 घंटे आप एक्स्ट्रा दीजिए, तो प्रेशराइज करना, मतलब बहुत तरह से ये सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो उसके लिए महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, उस ICC में जाकर कंप्लेंट कर सकती है, वहाँ सुनवाई भी होती है। और वो बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चलता है ICC, और हर डिपार्टमेंट में, इवन आपके दूरदर्शन में भी है ये चीज़, दूरदर्शन में भी है। और इसके मैं तो अभी मेंबर भी हूँ इसमें, दूरदर्शन में, SSB में मैं इसकी मेंबर हूँ ICC की। तो मैं ये देख रही हूँ कि महिलाएं आज जागरूक तो हो गई हैं और वो अपने अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहती है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियो में हम देखते हैं कि वो टालती हैं उस चीज़ को, अवॉइड करती हैं। और मेरा ये कहना है कि आप अवॉइड मत करिए। आपने एक बार अवॉइड किया, 2 बार अवॉइड किया, तो जो सामने वाला विक्टिम्स है उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो वो हौसले ही तो हमें बुलंद नहीं करना है ना। अगर हमने एक बार स्टैंड कर लिया, उसको घूर लिया, देख लिया, वहीं स्टॉप हो जाएंगी चीज़ें। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट है। पॉश एक्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर वो वर्किंग, इवन जो घरेलू घर में जो काम करती है,
उनके लिए भी अधिकार है, उनके लिए भी संस्थाएं बनी हुई हैं ऐसी कि वो भी अपनी शिकायत कर सकती हैं। तो सरकार ने महिलाओं के लिए वाकई में बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, बहुत अच्छे नियम बनाए। बस ये है कि महिलाएं उसकी शिकायत जरूर करें और उसका कानून का फायदा जरूर उठाएं। जी, कहीं ना कहीं वो डर रहता है कि अरे मैं बोलूंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी, कहीं मेरी शिकायत ना हो जाए, कहीं मेरी तनख्वाह ना कट जाए। तो इससे तो बचना पड़ेगा, आपको खुद को सशक्त होना पड़ेगा। इसमें एक सबमिशन है मेरा, जैसे अभी अनीता जी ने काफ़ी कानूनी रूप से और जो इसका जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अभी एक बताना चाहूँगी, जो नए लॉज आ रहे हैं उसमें एक प्रावधान और भी है कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी महिला को अगर इस पे होता है कि नहीं तुम कुछ भी प्रलोभन देता है, प्रलोभन देकर उसे कुछ करवाता है, तो वो भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट में कानूनी दंडनीय है, वो प्यूनिटिव एक्शन, और उसको अब अलग किया गया है। जैसे मैंने कहा ना कि जो नए कानून आ रहे हैं विक्टिम ओरिएंटेड हैं, त्वरित न्याय ओरिएंटेड हैं, तो उसमें ये है कि पहले जैसे जो कानूनी प्रावधान थे आईपीसी में जो अभी चल रहे हैं, हालांकि जब तक इम्प्लीमेंट नए जुलाई से होंगे, तो उसके अंतर्गत बॉडी ऑफेंसेस के अंतर्गत महिलाएं एवं बच्चों के प्रावधान रखे गए थे। लेकिन अब महिलाओं के लिए एक अलग सेक्शन ही कर दिया गया है। सेक्शन 5 जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 उसमें डाला गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के जो जितने भी अपराध हो रहे हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट में हो रहे हैं उसको उसमें डाला गया है सेपरेटली, उसको परिभाषित भी अलग से किया गया है। तो जो आपका कहना है कि प्रलोभन देके या कुछ भी ऐसी चीजें देके हो रही है, तो वो भी अलग से कैटेगराइज किया है। क्या 376 के जो रेप अटेम्प्ट होते हैं, अगर उसमें किसी प्रलोभन को दिया गया है तो वो भी अंडर 376 वो पनिशेबल। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इन्होंने बताया भवरी देवी, एक महिला के साथ में रेप हो जाता है, अब उसको शर्म आ रही है कि मैं कैसे जाऊं थाने। एक औरत के मन में ना थाना शब्द ही थोड़ा सा अंदर से डर लगता है। क्या वो घर से ही रिपोर्ट कर सकती है? बिल्कुल, अब बिल्कुल है। अगर वो जैसे ही पहले तो 100 डायल का बिल्कुल है कि 100 डायल वाला है कि सोच दबाओ और पुलिस बुलाओ, वो है ही कि एक हमारे जो FRVs हैं, जो फास्ट रिस्पांस व्हीकल्स हैं, वो तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में ई रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान इसमें आ गया है कि कोई भी अगर पीड़िता है या उसको ऐसा हुआ है कोई भी उसमें, तो अगर वो फ़ोन के थ्रू या उसमें करती है तो बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बस ये कि उसको 3 दिवस के भीतर जाकर, कभी तो थाना जाके, क्योंकि स्टेटमेंट होना है, वो स्टेटमेंट भी हम लोग जाकर ले लेंगे, लेकिन उसको आकर साइन करना रहेगा, जिससे कि ये कि हाँ वो उसने कंप्लेन किया था। तो अब ई रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है वो बिल्कुल आ रहा है, जो कि उसके लिए हमारा एक अलग ही पुलिस का ब्रांच है SCRB, वो डील करता है। और उसके अंतर्गत अगर आप फ़ोन करते हैं फ़ोन से तो आपकी जो FIR है वो पंजीबद्ध की जाएगी। जी, तो ये बिल्कुल प्रावधानित किया गया है कि अगर महिला, क्योंकि पूरा का पूरा इसको संवेदनशील बनाया गया है, संवेदनशीलता के अंतर्गत अगर महिला प्रताड़ित हो रही है और अगर उसको लगता है कि वो इस समय थाने नहीं जा पाएगी, वो फ़ोन से ही संपर्क कर सकती है। ये तो बात हो गई फोन से। अब आपने बोला 3 दिन में, लेकिन कई बार ऐसा होता है डर के कारण, शर्म के कारण, परिवार के कारण बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके बाद हिम्मत होती है, तब महिला क्या? तब भी अगर जैसे ये तो ई रजिस्ट्रेशन वाला प्रावधान है, लेकिन अगर शर्म वो उन सब के बाद भी अगर उसे FIR करवानी है वो बिल्कुल करवा सकती है। उसमें एक कॉलम आता है देरी का कारण। अच्छा जी, देरी का कारण आप जब लिखते हैं तो उसमें बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, भले ही महिला कभी भी कर सकती है। अगर उसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है, जरूरी ये है कि वो अपराध जो घटित हुआ है उसकी सूचना हम तक आए, ठीक है, तभी उसको न्याय मिल सकेगा। तो उसकी सूचना वो कभी भी दे सकती है और कभी भी वो अपराध पंजीबद्ध करवा सकती है। कानूनी रूप से जो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हमने सुना है कि 0 FIR, वो क्या चीज है? 0 FIR में ये होता है कि जैसे कि थाने पे जाकर मूल उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। 0 FIR का मतलब होता है कि आप जहाँ से भी फ़ोन आया है वहाँ पे पुलिस जाएगी, जहाँ भी अपराध घटित हुआ है, मान लीजिए एक पीड़िता है या मर्डर है या जो भी बॉडी मिली है, जो भी हुआ है, मारपीट हुई है, वहाँ से जैसे ही आता है तो हम पुलिस जो है वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचती है और मौके पे जो FIR हो जाती है वहाँ पर वो होती है 0 FIR देहाती नाल से, जिस पर भी। और अब उसको भी कानूनी कि आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है। जैसे कि कभी कभार हो जाता है था कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये नहीं, कहीं से भी अगर आ रहा है और कोई भी पुलिस वाला वहाँ पहुँचा है, कहीं का भी है,
तो अब ये है कि आपको कानूनी रूप, उसको कानूनी जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है, और उसको आपको पंजीबद्ध करना रहेगा अगर अपराध घटित हुआ है। जी 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 जी। अनीता जी, ये बताइए कि महिलाओं को ही हिंसा का सामना क्यों करना पड़ता है? जब आपके पास महिलाएं आती हैं, आप उन्हें ये समझाती हैं कि तुम भी उठा के मारो, क्या कभी ऐसा होता है? ये मन में महिला को क्यों नहीं आता, मतलब कि सिर्फ हम हिंसा यानी महिला, ये क्यों जुड़ा हुआ है? अब आदिकाल से महिलाएं शोषित होती आई हैं। हाँ, ये मेरे मन में भी क्वेश्चंस आते हैं कि महिला ही क्यों जी। मतलब हिंसा का शिकार होती है हमेशा, पुरुष को क्यों नहीं ऐसा लगता है कि कोई पत्नी उसको परेशान कर रही है और वो रिपोर्ट करने जा रहा है। तो ऐसा वही है ना कि शुरू से पुरुष प्रधान देश रहा है, तो उनकी सोच पुरुषों की यही बन गई है कि महिला हमारे अधीन में ही रहेगी। तो और फिर महिलाओं ने कभी आवाज भी नहीं उठाई, बिल्कुल ठीक है, कभी सर नहीं उठाया महिलाओं ने। अगर पति ने मारा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अधीन थी ना, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, डिसीजन ले नहीं सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन चूंकि आज की महिला, आज की जो बच्चियां हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, शिक्षित हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, क्षमता है उनमें, उनको मालूम है कि आज अगर पुरुष मेरे पर हाथ उठाएगा, मारेगा, पीटेगा, तो मैं यहाँ से छोड़ के अपना एक फ्लैट ले लूंगी किराए से, सेल्फ डिपेंड हूँ, मेरी सैलरी आती है, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, पोस सकती हूँ, मैं इसके अंडर में नहीं रहूंगी, शोषण का शिकार नहीं होंगी। तो आज ये स्ट्रांगनेस तो आई है। ठीक है, पहले के ज़माने में ये नहीं थी स्ट्रांगनेस। पहले के ज़माने में ये देखा गया था कि महिला को कोई अधिकार ही नहीं थे, और जो अधिकार थे भी अगर 75 साल के अंदर, तो महिलाओं को नहीं पता था। आज महिला जागरूक हुई है, आज उसको पता है कि संविधान में हमारे लिए कितने अधिकार हैं, आईपीसी की धारा या जो थाने जाना है, अब महिलाओं में स्ट्रांगनेस आ गई। अभी भी मेरे पास जो केस आते हैं तो थाने जाने से तो अभी महिलाएं अभी भी घबराती हैं, क्योंकि पहले ये देखा गया था कि थानों में उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको एक रूडली व्यवहार किया था। तो मेरी भी कई बार ऐसा मौका आया कि मैं भी थाने गई हूँ, तो जैसे टीआई साहब मान लो हैं, तो कुछ रूडली भी व्यवहार किया, तो मैंने फिर बोला भी कि नहीं सर, महिला अगर कोई भी आती है या मैं भी आई हूँ, तो आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण दीजिए उन्हें। और आजकल क्या हो रहा है कि ऊर्जा डेस्क सब जगह बन गई है, हर महिला थाना जितना भी है वहाँ पे अगर शिकायत करने कोई महिला जाती है तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। और ऊर्जा डेस्क में एक जो काउंसलिंग वे होता है ना, एक पोलाइटली वे, संवेदनशीलता, ये सब वहाँ की जो एसआई मैडम रहती हैं या काउंसलर्स वहाँ बिठाए गए हैं, वो बहुत अच्छा व्यवहार करनी। तो बच्चियाँ और महिलाएं थोड़ा तो झिझक कम हुई है उनकी, और हिंसा की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कम होती जा रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, कुछ परसेंटेज में है, निचले तबके में हम अगर जाकर देखें, स्लम एरिया में जाकर देखें, तो वहाँ क्योंकि अंधविश्वास, कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और कुरीतियाँ जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जो अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्स जो फैमिलीज हैं वहाँ पे, जो पुरुषों की जहाँ सोच है, गंदगी है, एजुकेशन नहीं है। एक्चुअली मैंने स्लम एरिया में अभी रिसेंटली सर्वे किया था, तो वहाँ पे मैंने जाकर ये देखा कि वहाँ पे सिर्फ महिलाएं दिन रात काम करती हैं, और पुरुष क्या करते हैं, रात में अपनी सैलरी ली काम वो भी करते हैं, बट रात का शाम का उनका जो एक शेड्यूल बन गया है कि उनको ड्रिंक्स लेना है, शराब पीना है, जुआ खेलना है, और महिलाओं को वो पैसा नहीं देना है। तो महिलाएं दिन पर दिन क्या बच्चों को एजुकेशन देंगी जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है? वो कितना कमा लेंगी भाई, घरों में काम करके 5,000 10,000 कितना कमा लेंगी, लेकिन एजुकेशन भी महंगी है, रहन सहन का तरीका भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है आज के टाइम में। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ये सब देखने को हमें मिलती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षा का हम प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, स्लम एरिया में शिक्षा बिल्कुल नहीं देखी गई। 5वीं पढ़ाई की शादी कर देते हैं, 8वीं पढ़ाई की या तो काम पे चलो या शादी करो। तो ये एनवायरनमेंट जब तक ख़त्म नहीं होगा, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है इसमें, इस फील्ड में हमें बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है कि महिलाएं शिक्षित हो, उनकी पीढ़ी आगे की शिक्षित हो, बच्चे शिक्षित हो, तो ये चीज़ें धीरे धीरे हिंसा खत्म हो जाएगी। चलिए इसके ऊपर मैं भी कुछ स्त्रियों के लिए बोल दूं कि स्त्री हूं मैं और फिक्र है खुद पर, स्त्री हूं मैं और फक्र है खुद पर, सबसे कहना चाहूंगी ख्वाहिशें तो अपनी पूरा करने के लिए आसमां को भी छू जाऊंगी, चूड़ियां हैं कलाई में तो कमजोर ना समझना, स्त्री हूं मैं ये जानकर कभी ना मुझसे उलझना। जी हाँ, स्त्री हूं जानकर ये कभी ना उलझना। मैम, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो अपने खुद की जो गतिविधियों के लिए जो ज्यादा शक्तिशाली है, जो आर्थिक गतिविधियां अपनी पूरी कर सकता है, वही देश पर, दुनिया पर, समाज में वो प्रभावशाली और बलशाली। ये कितना सही है? आर्थिक का जैसे आपने भी बताया है कि आर्थिक जब निर्भरता किसी पर रहती है जी, तो कहीं ना कहीं वो इंसान हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाती है, तो अपने निर्णय नहीं ले पाता। तो सिमिलरली है कि चूंकि हमने पहले देखा कि महिलाएं कामकाजी नहीं थी, हाँ जी,
एक थोड़ा सा है कि यहाँ पर ये आर्थिक निर्भरता से भी ज़्यादा जो मानसिक है, मानसिक निर्भरता बहुत प्रॉब्लम करती है। क्योंकि जैसे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इंसिडेंट घटे हैं कि जिसमें महिला अर्निंग है, अर्निंग होने के बाद भी शी इज़ अ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, शी इज़ अ विक्टिम ऑफ फिजिकल हरासमेंट। उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों? सोशल प्रेशर, समाज क्या कहेगा, पीयर प्रेशर्स, लोग क्या कहेंगे, आजू बाजू वाले क्या कहेंगे। आपको अभी रिसेंट का ही मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक महिला है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। उसने खुद ने अपने दम पे एक मकान लिया है जिसमें वो और उसके बच्चे रह रहे हैं। बच्चे अब 18 साल के हो चुके हैं जी। आप सोचिएगा, बच्चे 18 साल के हो चुके हैं, अभी भी उनके जो हस्बैंड आते हैं वो फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं, और अब उसी पे नहीं, बच्चों को भी मारते हैं। महिला मेरे पास आती है कि मैडम अब वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, मैंने घर बदला है, लोकेलिटी काफ़ी अच्छी, तमाशा बनता है। जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे कुछ रिटर्न में दीजिए, तो शी वॉज नॉट रेडी टू गिव। अब उसी में जो पहले तो ये जो ऊर्जा वाला एक टर्मिनोलॉजी आपने बताई थी कि ऊर्जा डेस्क, तो वो अर्जेंट रिलीफ जस्ट एक्शन करके एक डेस्क, महिला डेस्क हम लोगों द्वारा बनाई गई है कि अर्जेंट रिलीफ मिले उसको जब आती है। बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे वर्कशॉप्स आप एनजीओज़ के साथ हम लोगों ने मिलके स्लम एरियाज में और अलग अलग जगहों पे इसीलिए किए हैं कि महिला मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बने। क्योंकि वित्तीय आत्मनिर्भरता तो आप में आ गई है कि आप अर्निंग हो गई, लेकिन आप में मानसिक आत्मनिर्भरता नहीं आई है और समाज के सामने अपनी चीज़ों को रखने की आत्मनिर्भरता नहीं आई है। ठीक है, तमाशा बनेगा, लोग आएंगे। जब मैंने उन्हें बहुत काउंसिल किया तब शी वॉज रेडी टू गो टू थाना। वो गई है और वहाँ पर उसको इतने अच्छे से डील किया गया है कि वो बोली कि मैडम मैंने बहुत देर कर दिया आने में। जी जी, जो शर्म एक औरत अपने आप के अंदर रखती है, समाज की, परिवार की, उसे थोड़ा सा दरकिनार करके हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए। जैसा कि मैम पता है हमें कि 8 मार्च हम वुमेन्स डे मनाते हैं। बिल्कुल। क्यों सिर्फ एक ही दिन औरत के लिए? मेरे मन में हमेशा से आता है कि क्यों भाई 365 दिन में सिर्फ हमें एक दिन दे दिया गया कि ये विमेंस डे, बाकी क्या वो पुरुषों का दिन रहेगा? तो ये कितना सार्थक है, कितना सही है? देखिए, मेरा तो ये है कि जब 365 दिन आपको महिला सामने दिख रही है तो एक दिन महिला दिवस क्यों है जी? वो इसलिए है कि आपको उस दिन में समझ में आ जाए कि आपने जितना शोषण किया है ना, वो परिभाषित किया जाएगा कभी ना कभी। तो अब आप ये देखिए कि एक दिन महिलाओं का नहीं रहता है, लेकिन वो एक दिन में आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, महिलाएं हैं। आपने देखा होगा जब हम वीकर सेक्शंस की बात करते हैं, क्यों ऐसा है? वीकर सेक्शंस में आज भी जब हम वीकर सेक्शंस में देखेंगे तो महिलाएं उस सेक्शन का पार्ट हैं। क्यों है? क्यों? महिला, बच्चे, वृद्धजन, SC/ST मतलब जो कास्ट वाइज है, तो ये जो है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे शोषण हुआ है, उन पे अत्याचार हुआ है। और मैं आज भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगी कि महिलाएं आज भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज़ में, मतलब बड़े बड़े आप स्टेटस सिंबॉलिक हैं, लेकिन उनमें जो हो रहा है आज भी कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है। तो एक दिन का सशक्तिकरण वो नहीं है जब तक कि आप पूरे समय आप एक तरफ देवी के रूप में पूजा करेंगे, आप एक तरफ उनको बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा मानेंगे, और एक और जो मानसिकता है कि आप बाहर की औरतों के साथ बहुत कंफर्टेबली अपनी फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे, लेकिन जो घर की औरत है आप उसको पर्दों में रखना चाहेंगे। ये एक जो सोच है, ये सोच से कहीं ना कहीं बाहर आने की आवश्यकता है। जब इस सोच से आप बाहर हो जाओगे कि जैसे आप बाहर की एक औरत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो उसके कामकाज के लिए, वो आज भी करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया है जो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने तक ये कहा है उनके एक वर्डिक्ट में कि जैसे एक कामकाजी महिला, चाहे वो पुरुष है या महिला है, अगर वो ऑफिस जाके पैसे लेते हैं, उतना ही बराबर का महत्व घर की कामकाजी महिलाओं को है। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है और बहुत अप्रिशिएटिंग है कि अगर एक महिला पूरे टाइम घर को संभाल रही है, सुबह से लेकर रात तक,
बोलते हैं ना, मुर्गे की बांग होने से पहले उठ जाना और रात को सारा चीज करके सोना और उसके बाद भी सारी चीजें करना, और बिना किसी सैलरी के। जी बिल्कुल, बिना किसी सैलरी। हम अगर उसको सैलरी में डिफाइन करें, क्योंकि पहले कहा जाता था कि ये हाउसवाइफ है, बिल्कुल। अब उसके बाद उसको होम मेकर कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो सिर्फ एक कपड़े धोने के लिए जब आप एक बाई लगवाते हैं तब आपको कितना उसका पे करना पड़ता है? रोटी बनाने के लिए जब आप बाई लगाते हैं, और अगर वो दिन भर के काम, तो मुझे लगता है जो वो तनख्वाह आती है एक पुरुष की, वो सारी वहीं पर चली जाएगी। और वो औरत तो आपसे कुछ कहती भी नहीं है, वो कभी आपसे ये नहीं कहती कि नहीं आप मुझे ये, लेकिन फिर भी सम्मान जो देना चाहिए वो उसको मिलना बहुत जरूरी है। अब वही है ना कि ये जो था कि महिला ताड़न की अधिकारी, वो ताड़न की अधिकारी नहीं, वो सम्मान की अधिकारी है। और वो हमको जो चीज़ है वो करना चाहिए, क्योंकि एक कोई भी, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, उसका जो ब्रॉटअप है वो अपने घर से होगा। अगर बच्चा अपने पिता को देख रहा है कि वो महिला के लिए कुछ कर रहा है और महिला पुरुष के लिए, देखिए दोनों हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बिल्कुल महिला में, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एक बैलेंस्ड घर चलाना है, एक बच्चों का ब्रॉटअप अच्छा करना है, तो दोनों को ही सेम आपसी जो सम्मान है, आपसी प्यार, आपसी आदर के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सही समझाया आपने, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए अनीता जी कि जब आप महिलाओं को ये बताते हैं कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो फिर इस दुनिया में, इस समाज में आपकी इज्जत नहीं है, शिक्षा के साथ उनको रोजगार दिलाने के लिए आप कैसे क्या करती हैं, उन्हें क्या समझाती हैं? उसमें पूर्वा जी हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे साल में एक बार हम बड़ा मेला लगाते हैं, तो जो महिलाएं घरों से बिजनेस करती हैं, साल भर तो वो करती ही हैं, लेकिन हम लोग जो मेला लगाते हैं, फूड एंड हैंडीक्राफ्ट मेला मैं हर साल लगाती हूँ मार्च के महीने में। इस बार मेरा थोड़ा सा डिले हो गया है। तो जो महिलाएं घरों से कोई बांस का डलिया बनाती हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट के काम करती हैं, जूट के काम करती हैं, या बहुत सारी महिलाएं कुकिंग के काम करती हैं, कुछ केक बनाती हैं, चॉकलेट बनाती हैं, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। मेला लगाते हैं, पूरे दिन का लगाते हैं, 2 दिन का भी लगाते हैं। तो उस मेले में जो सेल होती है उनकी काफ़ी अच्छी सेल होती है, क्योंकि हमारे पास गैदरिंग बहुत आती है, जेंट्री बहुत आती है हमारे पास, तो उनको बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस आता है और फाइनेंशियली भी उनकी काफ़ी अच्छी सेल होती है। प्लस उनको डाटा बहुत सारा मिल जाता है, जो वो डाटा साल भर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 की जेंट्री आई हमारे पास, वो डाटा मिला उनको, तो वो साल भर उनका जो बिजनेस है वो चलता रहता है। और घरों से बिजनेस करने में महिलाओं को ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम अपना घर भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, अपने परिवार को भी पाल रहे हैं, उन्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ता। और जितने भी हमारे भोपाल में मेले लगते हैं तो हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो स्ट्रांगनेस इसमें आती है उनको फाइनेंशियली। और शिक्षा का तो प्रचार प्रसार हम लोग कर ही रहे हैं, एजुकेशन तो बहुत मस्ट है, उससे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आप डिसीजन प्रॉपर अच्छे ले पाते हो अगर आप शिक्षित हो। और अशिक्षित रहेंगे तो हमें नॉलेज ही नहीं रहेगा उस चीज़ का, तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो मेरा तो बस इसी टाइप से काम करने का उद्देश्य रहता है, और ये सब मैं कोई चार्जेबल नहीं रहता मेरा। अच्छा, बहुत ही अच्छा। श्रद्धा मैम, ये बताइए कि मानसिक दृढ़ता क्या होती है? आप खुद एक औरत हैं, आपके पास एक औरत आई, आप उसको कैसे समझाएंगी कि आपकी मानसिक दृढ़ता अगर आप बनाए रखेंगी तभी आप जीवित रह सकती हैं? बिल्कुल, मानसिक दृढ़ता चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब आप अपने सही और गलत का निर्णय आप लेने में सक्षम होते हैं कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। दूसरी बात है कि आपका ये जो पूर्वाग्रह है कि समाज, तो मुझे ये लगता है कि जब आप ये सोचते हैं कि समाज से मैं हूँ जी, तो वो गलत हो जाता है। मुझसे समाज है। जब आप अपने अस्तित्व का महत्व समझते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं भी कुछ एग्जिस्टेंस रखती हूँ, क्योंकि अगर आप डामाडोल होंगे ना तो आपकी पूरी घर की जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगी। तो आप अपने महत्व को जब समझेंगे जी, जब आप अपने महत्व को समझ जाएंगे, और महत्व को समझते हुए, ये नहीं कि आप घर को रणभूमि बना दें, ये मैं कतई नहीं कहती, लेकिन आप एक दृढ़ता के साथ अपने महत्व को स्वीकारें और सामने वाले को भी बताएं कि नहीं आप कितना महत्व रखते हैं, और आप उसी के आधार पे अपने काम को करें। वही एक मानसिक दृढ़ता है। जब आप निर्णय जो ले रहे हैं वो स्वतंत्रता से ले लें, और आप भले ही से हो रहा है, जैसे आपने बोला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी, जब वो है तो आप ये करें कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जब आप बोलते हैं ना कि इतना अत्याचार करने वाला अपराधी नहीं होता जितना कि अत्याचार सहन करने वाला जी, तो वो मानसिक दृढ़ता जो है अच्छे से आपने समझाया। अगर आप छोटे से, अगर जल्दी से समझाना चाहें आपका कुछ हमारे दर्शकों को। मैं यही कहूँगी कि मैं टुकड़ा नहीं हूँ पत्थर का, मैं टुकड़ा नहीं हूँ पत्थर का जो मूरत में ढल जाऊँगी, कोई चोट करेगा मुझ पर और जैसा चाहेगा बन जाऊँगी। हाँ सहन शक्ति है मुझ में, हाँ सहन शक्ति है मुझ में, पर अनीति नहीं सहती हूँ,
मत बांध मुझे किसी सांचे में, मैं खुद में भी नहीं रहती हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा आप आए हमारे स्टूडियो में और इतनी सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, आज हमने जाना कि किस प्रकार से महिला सशक्त हो सकती है, उसके अधिकार क्या हैं। हम अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक अलग विषय के साथ में। आप नमस्कार एमपी देखना मत भूलिए। रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हमारा साथ बना रहेगा। अगले अंक तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।